मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3। और इसमें लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें बॉन्डिंग इन कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन हम लोग को डिस्कस करना था 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस, जिसमें N2 के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया था। वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज हम लोग डिस्कस कर चुके थे, प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ यूजेज है, उसके बॉन्ड ऑर्डर, नाउ रिएक्टिविटी, सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 3 न्यूट्रल ऑक्साइड हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड वो हो गया, और न्यूट्रल ऑक्साइड में नेक्स्ट इज नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सो नेक्स्ट 4th पॉइंट आप कर लेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे NO की हम लोग NO। अब इसके बारे में हम लोग प्लान करते हैं। चलिए नंबर 1, सो NO ये है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 2। आप निकाल सकते हैं, ऐसे जोड़ के भी देख सकते हैं कि यहाँ है X और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जनरली -2 होता है, इक्वल टू 0। सो X -2 इक्वल टू 0। सो X इज इक्वल टू +2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +2। यहाँ पे इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +2। तो ये +2 होने के चलते इसका नाम जो हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड हम लोग लिखते हैं। सो नाइट्रिक ऑक्साइड, तो नेम भी जाना है क्योंकि एग्जाम में तो सारे क्वेश्चन नेम से पूछा जाता है। बाकी इसके बारे में जो कुछ जानते हैं वो सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, बट न्यूट्रल ऑक्साइड है, नाइदर एसिड नोर बेस। तो आप लास्ट क्लास आपने पढ़ा था कि ये NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है तो एक नॉन मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। बट ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, नाइदर एसिड नोर बेस। सो ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। नाइदर एसिड नोर बेस। तो ना तो इसमें एसिडिक नेचर है, ना ही इसमें बेसिक नेचर है। और न्यूट्रल ऑक्साइड साइंस में 3 ऑक्साइड होता है, आप जानते हैं, एक NO, नेक्स्ट है N2O, और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है तीनों। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, बट ये 3 नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है। नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी करते हैं इसमें। NO, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टडी करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आप पढ़ चुके हैं, MOD से बॉन्ड ऑर्डर से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5, ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 6। इस तरह आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। 11 एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो ऑड नंबर होने पे ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ये एक पैरामैग्नेटिक गैस है। तो पैरामैग्नेटिक गैस है जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है। तो यहाँ पे ऑड नंबर होने के चलते इसके बारे में बोल रहे हैं कि ये एक पैरामैग्नेटिक गैस है। तो ये पैरामैग्नेटिक गैस है, इसके बारे में एक पैरामैग्नेटिक गैस है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होता है, जो आप पढ़े हुए MOD मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट सब पढ़ा हुआ है। सो 11 होने पे N नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 1, जिसके चलते मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा √3, जो आप जानते हैं म्यू √n × n + 2।
Bm, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। डायपोल मोमेंट भी म्यू से ही लिखते हैं बट वो अलग टर्म है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट √3 Bm। म्यू जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट। जो कुछ भी आप पढ़े हुए हैं, जो पहले से कुछ भी जानते हैं, वो सब यहां प्रेजेंट करेंगे आप। ड्राइंग करते हैं इसका ड्राइंग पढ़ना हम लोग को, और बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एनो, जिसमें आपने चेक किया कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 है, और 11 के चलते ये ऑड नंबर हो गया, और ऑड नंबर के चलते ये हम लोग जानते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और ये पढ़े हुए हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर 11 है, 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। तो BO इसका बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में बॉन्ड ऑर्डर, वो सब एक बार रिपीट कर लेंगे हम लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है यहाँ पे हो जाएगा 2.5, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना होता है जिसमें O2++ है, फिर हम लोग पढ़ते हैं O2+, फिर O2 होता है, फिर O2- होता है, और O2 फिर 2- होता है। इनके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 10 हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, 12, 13, 14 ऐसे, जिसके चलते बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.0, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0। तो बॉन्ड ऑर्डर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 है तो बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 2.5 होगा, जो जानते हैं। तो ये आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। ड्राइंग करना है, ड्राइंग कर लेते हैं। ड्राइंग मुझे नहीं याद है कि ड्राइंग कैसे इसका बनाया जाए, मुझे पता नहीं है ड्राइंग, बट ये जानता हूं मैं कि O2 जानता हूं, और O2+ का भी ड्राइंग जानता हूं। जैसे O2 का ड्राइंग हम लोग पढ़े हुए हैं कि O2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पढ़े हुए हैं, ये O2। ऑक्सीजन का रियल ड्राइंग ऐसा होता है, जो MOT मॉडर्न केमिस्ट्री, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 और 12 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। अगर मैं इसमें से एक प्लस कर दूं और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर, मान लीजिए ये नीचे वाला जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा ऐसे फिगर 1 2 3 4 5, ये हो गया 6 7, ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन ऐसे, सो 2 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये 11, हाँ, होल मॉलिक्यूल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ये चीजें हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, कि कोई नया नहीं हमारे लिए। ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि MOT में सब चीज पढ़ा हुआ आपका कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 है, और यहाँ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो 11 होता है। तो 11 होने पे कैसा ड्राइंग होता है, कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, जो मैंने पहले भी सिखा चुका हूं। बॉन्ड ऑर्डर इसका हो गया, कंप्लीट बॉन्ड है 1, फिर कंप्लीट बॉन्ड है 1, और ऊपर में हाफ कर लेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 2.5 हो गया ये। नेक्स्ट, अब हमें चाहिए NO में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, आप देख रहे हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का फिगर एकदम अलग होता है। फॉलो करेंगे इसको, सेम पैटर्न, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। चलिए वैसे ही बनाते हैं N, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, 7 8 9 10 11 हो गया, 11 हो गया। बॉन्ड ऑर्डर 2.5, हो गया। देखिए, तो बॉन्डिंग भी आप बना सकते हैं।
ये हो गया। और एनओ के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। सब तो ये सब पढ़ा हुआ था। तो एनओ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि एनओ एक पैरामैग्नेटिक गैस है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा उसमें भी चेंजेस होता है, वो सीखिएगा। सो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है +2। और इसके बारे में नेम भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में नेम नहीं पूछा जाता। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और इसमें आपने कैलकुलेट किया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 11। 11 जो है वो एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर के चलते ये एक पैरामैग्नेटिक गैस है। सो पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक गैस, ठीक, ये पैरामैग्नेटिक गैस है एनओ। एग्जाम में आपको पूछा जाता है ये, ऐसे और भी जगह क्वेश्चन मिलेगा कि ये पैरामैग्नेटिक गैस है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे रखेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, मैग्नेट उसको खींच लेगा। बट यही एनओ जो होता है वो डाईमैग्नेटिक हो जाता है इन अ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में। अगर इसी एनओ गैस को अगर मैं लिक्विड कर दूं या सॉलिड कर दूं, लिक्विड फॉर्म में कर दूं, सॉलिड फॉर्म में कर दूं, तो यही जो है डाईमैग्नेटिक हो जाता है। क्यों? तो एकदम आसान है। देखिए आता है, पूछा जाता है रीजन बताइए क्यों डाईमैग्नेटिक हो गया। तो ये जो गैस है, मान लीजिए ये एनओ गैस है, ये आपका एक फ्लास्क में ले लीजिए गैस, मान लीजिए एक फ्लास्क में आपने ये एनओ गैस ले ली, ठीक है, ऐसे। और ये गैस जो है वो पैरामैग्नेटिक है। अब क्या करेंगे कि इसमें आइस चारों तरफ से ऐसे कर दीजिए कि इसमें एक ब्लॉक में ऐसे रख दीजिए, और रख करके इसमें आइस डाल दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आइस डालेंगे ये लिक्विड होने लगेगा, ये लिक्विड या सॉलिड होने लगेगा। तो ये गैस है, गैस को जब ठंडा करेंगे तो ठंडा करने पे ये मॉलिक्यूल्स जो है नजदीक नजदीक आएंगे, और नजदीक नजदीक आने पे ये जो हो जाएगा जमना शुरू कर जाएगा। जैसे घर में बर्फ जमाते हैं ना, वही चीज तो है, ठीक है। कूलिंग करना है, आइस डाल करके यहाँ पे आइस क्यूब डाल दीजिए और इसको ठंडा करिए, ठीक है। ठंडा करिएगा तो गैस है, गैस कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट करेगा फिर सॉलिड में, ठीक है। जैसे ये लिक्विड फेज गेन करेगा या सॉलिड फेज गेन करेगा, ये डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। आता है एग्जाम में क्यों। ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ऑड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, ये पैरामैग्नेटिक है, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। बट जैसे इसको आप लिक्विड कर देंगे, सॉलिड करेंगे, तो वो तुरंत डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। तो मैं इसको एनओ गैस जो है उसको पूरा चारों तरफ, ये जो गैस है यहाँ पे गैस हुआ, उसको चारों तरफ आइस, ये आइस डाल दिया, आइस डाल के ठंडा कर रहा हूँ, और ठंडा करके इसको लिक्विड कर रहा हूँ। ये ठंडा करके ऐसे लिक्विड कर दिया, मान लीजिए इसको ठंडा कर करके लिक्विड एंड सॉलिड कर दिया, तो ये गैस फेज में पैरामैग्नेटिक है। तो अगर ये गैस है, ठीक है, देखिए NO, और अगर ये गैस फॉर्म में है, गैस फेज में है, तो गैस फेज में ये जो होता है पैरामैग्नेटिक हो गया। बट यही जो NO, यही NO अगर लिक्विड फेज में, ठीक है, और लिक्विड फेज या सॉलिड फेज में, ठीक है, लिक्विड या सॉलिड फेज में है, तो यही NO जो होता है डाईमैग्नेटिक हो जाता है। क्यों होता है वो समझ में आ जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, अब मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं, कोई कट तो नहीं रहा वीडियो, ठीक है, सब सही है। अब देखिए क्यों हुआ आपका लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में डाईमैग्नेटिक, तो ड्यू टू डाइमेराइजेशन। जब ठंडा करेंगे, अच्छा आप जानते हैं पानी आप रखते हैं फ्रीजर के अंदर, कुछ देर छोड़ने के बाद, 2-3 घंटे छोड़ने के बाद देखते हैं वो जम जाता है। क्यों जमता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आकर के एक दूसरे से बॉन्ड बनाने शुरू कर देते हैं। पढ़े हैं फिगर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जानते हैं। जैसे ही कूलिंग करेंगे मॉलिक्यूल्स जस्ट नजदीक आएंगे, और नजदीक आके जैसे सॉलिड बनना शुरू कर देते हैं। तो सेम चीज वही है कि जैसे ही इसमें आइस डालेंगे या फ्रीजर में डाल देंगे, ये लिक्विड फॉर्म में लिक्विफाइड करेगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो होगा क्या। तो देखिए आपका जैसे ही आप, ये NO है, ये NO गैस फॉर्म में है, और मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल्स है, और जैसे ही यहाँ इस पे कूलिंग करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, खूब कूलिंग करेंगे, एकदम आइस डाल देंगे चारों तरफ से, तो जैसे कूलिंग करते हैं ये NO का होल ट्वाइस बन जाएगा।
या फिर आप इसको बोल सकते हैं N2O2, N2O2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है कि ये वही जो है ये NO लिक्विड फॉर्म में हो गया। लिक्विड में डाइमेराइज कर जाता है, सॉलिड में क्या होता है मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आएंगे। जैसे आइस पढ़े हैं, आइस में देखते हैं कि वन वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल लाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आप फ्रीजर में रखते हैं और आप जानते हैं कि बर्फ जम जाता है। एग्जैक्टली सेम ये गैस को फ्लास्क में रख के फ्रिज में डाल दीजिए, धीरे धीरे देखिएगा लिक्विड होगा, उसके बाद सॉलिड हो जाएगा। रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड में नजदीक नजदीक आके डाइमेराइज करेंगे, और जैसे ही डाइमेराइज करेंगे आप यहां चेक कर लीजिए, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 11। 11 है एक ऑड नंबर, ऑड नंबर के चलते ये एक पैरामैग्नेटिक हो गया। बट इसमें जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो 11 प्लस 11, देखिए 11 प्लस 11 डाइमेराइज कर गया 22। 22 जो है एक इवन नंबर है, ठीक है, और इवन नंबर होने के चलते ये है डाई मैग्नेटिक। पूछा जाता है NO gas become paramagnetic, but now NO जो नाइट्रिक ऑक्साइड इन लिक्विड और सॉलिड फेज बिकम डाइमैग्नेटिक ड्यू टू डाइमेराइजेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इन कूलिंग। बाय कूलिंग या आप डाइमेराइजेशन जो होता है अंडर लिक्विड और सॉलिड मीडियम में वो डाइमेराइज कर जाता है। तो अब आप समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आप गैस फॉर्म है तो गैस में तो मॉलिक्यूल्स दूर 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 सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, और उसमें आ जाएगा ऑड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इसको फ्रिज में डालेंगे, आइस रख देंगे, इसको कूलिंग करेंगे, जब कूलिंग करेंगे तो ये जो होगा धीरे धीरे जस्ट डाइमेराइज होगा, 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 मॉलिक्यूल ऐसे आके जुटना शुरू करेंगे, और डाइमेराइजेशन के चलते ये लिक्विड हो जाएगा और वो डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। सो प्लीज नोट करेंगे, ऐसा और कई केस में आएगा। ऐसे ये एक कॉन्सेप्ट है जो अदर क्वेश्चन में भी लगता है, तो यहां पे आप नोट करिए। नाइट्रिक ऑक्साइड become diamagnetic in solid state, in liquid state or solid state, or in solid state. Due to dimerization of nitric oxide in liquid or solid state. नेक्स्ट प्लान करते हैं नाइट्रिक गैस का प्रिपरेशन कैसे ये बनता है वो हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो 6 पॉइंट तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। 7 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आप जानते हैं कि एयर में मैक्सिमम परसेंटेज नाइट्रोजन का है एंड देन ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो रिएक्टेंट है आप एयर से ले लीजिए, फ्रॉम एयर, और आप इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए छोड़ दीजिए, नहीं रिएक्शन करते। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो लीस्ट रिएक्टिव गैस है, मोस्ट इनर्ट गैस है, हाई बॉन्ड ऑर्डर है, आप पढ़ चुके हैं, और ये रिएक्शन होता ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर ये रिएक्शन होने लगेगा तो फिर हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? हम लोग को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। पता चला कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करेगा तो कभी हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे? कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? जितना ऑक्सीजन चाहिए वो सब तो रिएक्ट कर लेगा इससे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ये सारा नाइट्रोजन आके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन नहीं होता है। ये नहीं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर का रिएक्ट कर, नहीं, इसलिए कि ये मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस है ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड ऑर्डर, नॉन पोलर नेचर है, कोवलेंट बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये कभी रिएक्शन होता भी नहीं है। और नेचर ऐसा बना ही हुआ है कि अगर रिएक्शन हो जाए तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, न तो ह्यूमन बॉडी, न एनिमल्स, न प्लांट, कुछ कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट,
बट अगर ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन, अगर इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन को आप 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप टेम्परेचर दे देंगे, अगर इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये ले लीजिए एयर से ले लीजिए, ये फ्रॉम एयर, ये फ्रॉम एयर से आप अगर ले लें, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ले लेंगे, और अगर नाइट्रोजन का ठीक है ये छोटा बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है, बट अगर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये बॉन्ड जो होता है वो क्रैक कर जाएगा, ये क्रैक करेगा और ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे नहीं, अभी जो रूम टेम्परेचर है, अभी आप जान रहे हैं कि अभी एटमॉस्फेयर का 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कहीं कोई रिएक्शन नहीं, 50 भी आ जाए, गर्मी का महीना भी आ जाए, तब भी रिएक्शन नहीं होगा। 2000 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर देते हैं तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो होता है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ मिलेगा वो मैं समझा देता हूँ। तो ये रिएक्शन कर लेता है, तब ये रिएक्शन करके NO बना लेगा और ये +2 बनते हुए ये आपका जो आज पढ़ रहे थे नाइट्रिक ऑक्साइड वो बन जाएगा आपका। अच्छा, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक आर्क के प्रेजेंस में होता है। इलेक्ट्रिक आर्क जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कई बार घर में जो वायर होता है, एक वायर दूसरे वायर पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे से अटैच हो गया, कई बार फ्यूज हो जाता है, कई बार तार गलते गलते प्लास्टिक एक दूसरे से सट जाएगा, भ्राम से आवाज करता है। ये दो एनोड कैथोड लेकर के ऐसे इलेक्ट्रिक चटाइए तो देखिएगा स्पार्क चिंगारी निकलते रहता है। सब लोग देखते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर पे भी कभी उड़ा, भ्राम से उड़ा, सब चिड़िया उड़ने लगती है, आवाज सुनाई देता है आपको। तो वो जो इलेक्ट्रिक आर्क है, इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिक प्लस माइनस से टच किया और धड़ाम से हुआ। आंधी तूफान के टाइम में देखते हैं, आंधी तूफान में होता है कि जैसे तार है, ये तार है आपका, तार दोनों हवा चला और तार ये पॉजिटिव नेगेटिव तार जस्ट टच कर गया, टच करते ही भ्राम से उड़ जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रिक आर्क होता है ना, उस इलेक्ट्रिक आर्क का टेम्परेचर 2000 डिग्री होता है। देखते हैं कि स्पार्क निकलता है, खूब धड़ाम से आवाज निकलता है, स्पार्क फैलता है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक आर्क जो है वो उस टाइम पे एयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है। ये 2000 कैसे मिलेगा, तो 2000 इलेक्ट्रिक आर्क ऐसे आगे पढ़ेंगे। ये बेरकलैंड-आइट प्रोसेस होता है। बेरकलैंड-आइट प्रोसेस तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन के कंपाउंड में नाइट्रिक ऑक्साइड पढ़ना है। तो ये एयर में नाइट्रोजन, एयर का ऑक्सीजन ऐसे तो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये इनका बॉन्ड ऑर्डर इतना ज़्यादा है। नाइट्रोजन का ये मोस्ट इनर्ट नॉन मेटालिक गैस है, तो ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है। बट अगर वही कहीं ट्रांसफार्मर उड़ रहा है, कहीं ट्रांसफार्मर में स्पार्क हो गया, या घर में इलेक्ट्रिक सर्किट है, शॉर्ट सर्किट हुआ और ढाम से आवाज आया, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक आर्क है वो जब ब्लास्ट करता है, वहां पे आर्क जो हुआ, उस समय एयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन कर करके एयर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, बट आपको इलेक्ट्रिक आर्क के केस में बनता है। नेक्स्ट, आपको कुछ जनरल नॉलेज का चीजें भी जानना है कि जैसे ये तो हम लोग बात किए कि ये लैब में भी बनाने का मेथड है कि ना एनोड ले लीजिए, कैथोड ले लीजिए और एनोड कैथोड लेकर के ऐसे जस्ट टच कराइएगा, तो टच करते ही स्पार्क निकलेगा इलेक्ट्रिक आर्क का, और स्पार्क जो निकलेगा एयर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। जो ये तो चीजें हुआ कि लैब में बनाने के लिए बेरकलैंड-आइट प्रोसेस होता है। एनोड कैथोड को टच करा करके टेम्परेचर 2000 क्रिएट करेंगे और उतने हाई टेम्परेचर पे ये बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके रिएक्शन कर लेता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, अब यही रिएक्शन अगर नेचर में करना हो, नेचुरल प्रोसेस, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक आर्क एंड 2000 एयर। नेचुरल इलेक्ट्रिक आर्क, थंडरस्टॉर्म जब बारिश होता है, तो बारिश होने में देखते हैं कि बारिश होने पे एकदम थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़कते हुए गिरती है जमीन पे। तो क्या आप हिंदी में क्या बोलते हैं, बिजली गिरी, खेतों में बिजली गिरी। बिहार में कई बार केस होता है कि 10 लोग, कहीं न्यूज़पेपर में देखते हैं 10 लोग डेथ कर गया, खेत में काम कर रहा था और बिजली गिरी, 10 लोग डेथ कर गया।
बहुत सारा केस है, हर साल आता है, हर साल 100 इंसिडेंट आ जाते हैं कि 100 लोग का डेथ हो जाता है कि थंडर स्टॉर्म से। यूपी में, बिहार में थंडर स्टॉर्म जो हिंदी में बोलते हैं ना, गांव में हम लोग देखते हैं तो बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, कड़कड़ाते हुए एकदम आंधी तूफान के साथ बिजली गिर रही है, तो क्या बोलते हैं वहां, बिजली गिरी। इलेक्ट्रिक आर्क, इंग्लिश में कहिए इलेक्ट्रिक बिजली, इलेक्ट्रिक आर्क, थंडरस्टॉर्म, इलेक्ट्रिक आर्क। तो जब बारिश होता है, आप आसमान में देखते हैं कि बारिश हो रहा है और आंधी तूफान के साथ बिजली ऐसे थंडरस्टॉर्म करते हुए गिर रही है, तो उस समय जो एयर में जो गैस बनता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। ये लैब में बनाने के लिए बेरक्लाइन आइट प्रोसेस है, जो लैब में बनाने के लिए प्रोसेस है, वही प्रोसेस नेचर में भी बन जाता है आपको, ठीक है। देखिए so thunderstorm, so nitric oxide formed in air at thunderstorm. थंडरस्टॉर्म सो ये एयर में बनता है थंडरस्टॉर्म के टाइम पे, नाइट्रिक ऑक्साइड, जहां पे ये इसका टेम्परेचर 2000, वो वही है, ये सेम चीज हुआ नेचुरल इलेक्ट्रिक आर्क। वही 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। सो थंडरस्टॉर्म जो आप लैब में बना रहे थे, वही चीजें आप थंडरस्टॉर्म जब रेन होता है, बारिश होते समय, जो ये थंडरस्टॉर्म जो आप आसमान में बिजली गिरते हुए देखते हैं, ये थंडरस्टॉर्म जो हो, इसका भी टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो एयर में यहाँ पे नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यहाँ पे एयर का जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर लेता है। 2 moles ऑफ द NO, 2 moles NO, ये नेचुरल प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेप्ट वही है जो आप बेरक्लाइन आइट प्रोसेस जो पढ़ रहे थे, वही कॉन्सेप्ट है। ये थंडरस्टॉर्म जो आप बिजली आसमान में, रेन, स्पेशली रेन होते समय आप जानते हैं कि ये रेन विथ थंडरस्टॉर्म, जब बारिश होता है तो बारिश के केस में कई बार थंडरस्टॉर्म आसमान से बिजली गिरते हुए दिखता है। तो उस समय आपको फॉर्मेशन जो है नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है एयर में। ये एक जनरल क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि रेन, बारिश के टाइम में जो थंडरस्टॉर्म हुआ तो एयर में कौन सा गैस बनता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्यों बनता है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो एयर में सबसे ज्यादा होता है। और थंडरस्टॉर्म एक इलेक्ट्रिक आर्क ही है। थंडरस्टॉर्म क्या है, थंडरस्टॉर्म जो है आप बोलते हैं बिजली गिरना, तो वो एक नेचुरल इलेक्ट्रिक आर्क है। ये भी नेचुरल और इलेक्ट्रिक आर्क है। क्लाउड जो होते हैं, बादल, जो आसमान में बादल जो देखते रहते हैं आप, अभी छत पे जाकर देखेंगे तो क्लाउड, छोटा क्लाउड यहाँ, फिर बड़ा क्लाउड, ऐसे क्लाउड। तो क्लाउड जो मूव कर रहा है बादल में जो दिखता है आपको, क्लाउड जो है वो सब चार्ज क्लाउड होते हैं। सब, किसी पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी पे निगेटिव चार्ज है, सब चार्ज क्लाउड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्लो मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो सब नेचुरल वे में मूव कर रहा है। अब बट वही बारिश जब होने लगता है, तो बारिश होते समय आंधी तूफान, आंधी आया, खूब तेज आंधी आया, तो विंड जब ब्लो कर रहा है खूब तेज, तो एक पॉजिटिव क्लाउड, एक नेगेटिव क्लाउड, ऐसे स्टैटिक है, धीरे धीरे मूव कर रहा है। बट आंधी तूफान आएगा तो जस्ट ये दौड़ के जाएगा, उससे टकराएगा, और टकराते ही ये यहीं पे स्पार्क आ जाता है, थंडरस्टॉर्म, उसी से थंडरस्टॉर्म बनता है। ये क्लाउड जो है, बादल, जो आसमान में बादल जो देख रहे हैं, वो सब चार्ज क्लाउड है। किसी पे पॉजिटिव, किसी पे नेगेटिव चार्ज है, ऐसे स्टैटिक या स्लो मूविंग है, ठीक है। बट वही विंड ब्लो करेगा, आंधी तूफान आया तो एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और वहीं से इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है। तो थंडरस्टॉर्म के टाइम पे ये जो एयर में जो गैस बनता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म इन एयर। तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है।
कई लोग बोलते हैं नहीं रहेगा तो ऑप्शन में नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, नहीं रहेगा तो कोई दूसरा कर लीजिएगा। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, फिर से ऑक्सीजन रिएक्शन से कर लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाउ 2 मोल्स ऑफ द NO2 बना देगा। तो ऑप्शन देखिएगा, बेस्ट तो रहता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कर लीजिएगा, ये भी ऑप्शन में रहता है। ये नहीं रहेगा तो ये इस पर टिक करना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर के ऑक्सीजन से फिर रिएक्ट कर लेगा, बैलेंस रिएक्शन है, चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी फॉर्मेशन होता है, तो चाहे ये बन जाए चाहे ये बन जाए। तो ये आपको नेचुरल मेथड है फॉर्मेशन के लिए। आपको नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए लैब में बनाने का भी वही मेथड है, ये नेचुरल प्रोसेस है। 9 थंडरस्टॉर्म पे भी कुछ क्वेश्चन आपको जानना है, और ये सब चीजें जनरल नॉलेज का है। और बिहार में इस साल भी 100 से ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ था थंडरस्टॉर्म, जो खेत में काम कर रहे हैं या बाहर गए हुए हैं तो थंडरस्टॉर्म में डेथ हो जाता है। बिजली गिरा, सडन बॉडी के ऊपर गिर जाता है, तो ये थंडरस्टॉर्म का केस होता है। अब आप बताएंगे कि जैसे ये आपके साइंस का ही क्वेश्चन है, और अभी तो टीवी पे आता भी है, ऐड भी कुछ इस टाइप का आता है, डिफरेंट टाइप का, जैसे आप बताएंगे यहाँ पे। मान लीजिए ऐसे आप हैं प्लेग्राउंड में, ठीक है, आप खेलने गए हैं, आप जस्ट इवनिंग का टाइम है, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे जस्ट इमेजिन करिए इस तरह से, ठीक है। और इस साइड में प्लेग्राउंड में एक डेंस ट्री है, ऐसे एक डेंस ट्री यहाँ पे, ठीक है, ये डेंस ट्री है, ग्रीन ट्री है, ठीक है, और डेंस है पूरा, ठीक है, ऐसा। और इस साइड आपका कार है, आप कार से गए हैं, कार को आप पार्क कर दिए हैं, प्लेग्राउंड के बाहर आपका कार है, ठीक है, और वो कार क्लोज कार है, क्लोज कार, और कार है मेटल का फ्रेम, तो देखते हैं बाहर का सारा फ्रेम मेटेलिक फ्रेम है, ठीक। तो आप इवनिंग में प्लेग्राउंड में हैं, खेल रहे हैं, और खेलते समय आप कार से गए हैं, प्लेग्राउंड के बाहर आपका कार लगा हुआ है, और इधर एक डेंस ट्री है, ग्रीन कलर का डेंस ट्री हुआ, ठीक है। अब यहाँ रेन आया, और रेन विथ थंडरस्टॉर्म, ठीक है, ऐसे थंडरस्टॉर्म आया, ठीक है, तुरंत यहाँ पे फास्ट एकदम थंडरस्टॉर्म आया यहाँ पे, और साथ में हल्का हल्का रेन भी शुरू हो गया। सो आप थंडरस्टॉर्म फील्ड में, आपको ओपन फील्ड में है, और थंडरस्टॉर्म, और ये धीरे धीरे बारिश भी होने लगा। तो अब बताइए, अगर थंडरस्टॉर्म से बचना है, ठीक है, ये थंडरस्टॉर्म जो बिजली गिर रही उससे बचना है, तो बचने के लिए थंडरस्टॉर्म आप जानते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिसिटी है, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी है, वो गिर रहा है फील्ड में, लग रहा है कि अगल बगल फील्ड में गिरेगा। किधर रन करेंगे? आपको बचना है, उस थंडरस्टॉर्म से बचना है, भागना है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक बार नहीं गिरता, वो फ्रिक्वेंटली, मतलब एक गिरा तो दूसरा गिरता, ऐसे लगातार चलते रहता है। जैसे अर्थक्वेक, भूकंप आता है, तो भूकंप एक बार आया, आफ्टर शॉक फिर उसके बाद 2 मिनट बाद आएगा, फिर 5 मिनट बाद आएगा। तो लोग बाहर, जब एक बार भूकंप आता है तो लोग 1 घंटे 2 घंटे तक बाहर वेट करते हैं कि आफ्टर शॉक आना ही है उसका। तो उसी तरह जो थंडरस्टॉर्म है, थंडरस्टॉर्म एक बार आया, फिर उसके बाद तुरंत ऐसे फ्रिक्वेंटली ये चलते रहता है। तो बताइए, आपको सुरक्षित भागना है, आपको सुरक्षित यहां से बच के निकलना है, तो किस साइड? पेड़ के साइड भागिएगा कि कार के साइड भागिएगा? जनरल नॉलेज क्वेश्चन। मेटेलिक फ्रेम है, ये मेटल का पूरा कार है, क्लोज कार है, मेटल का है, ग्रीन ट्री है, और आप फील्ड के बीचों बीच में है, थंडरस्टॉर्म, बारिश, थंडरस्टॉर्म आना शुरू हुआ, बचना है थंडरस्टॉर्म से। तो आंसर है, करेक्ट आंसर है कि आपको रन करना है टुवर्ड क्लोज कार। इधर मत जाइएगा, इधर कभी भी नहीं, ग्रीन ट्री के पास कभी नहीं। ये तो गवर्नमेंट का ऐड भी आता है, टीवी पे ऐड भी आता है कि पेड़ के पास नहीं, पेड़ के पास नहीं, पोल के पास नहीं, ट्रांसफार्मर के पास नहीं, इलेक्ट्रिक वायर के पास नहीं, वहां कहीं नहीं जाना है, सीधे भागना है रूम में। अगर कार नहीं है तो अगल बगल कोई रूम है, रूम में भागे, जल्दी से रूम में जाना है आपको, ठीक है, ओपन में नहीं, खुले में नहीं, ठीक है। तो रन टुवर्ड क्लोज कार।
अब कई लोग बोलते हैं सर ये मेटालिक कार है, पूरा फ्रेम, ऊपर का फ्रेम पूरा मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करेगा, वो तो अंदर जाते ही करंट लग जाएगा अगर गिरा अगल बगल। तो नो, गलत है आप, समझिए। समझिए, एक साइंस का रूल है जो आप आगे पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट आता है, वहां आप एक रूल पढ़ेंगे, बड़ा सिंपल सा रूल है। आप क्या करिए कि एक कॉपर का स्फीयर बना लीजिए, ठीक है। आप कॉपर का स्फीयर, फुटबॉल बना लीजिए, बड़ा फुटबॉल, बड़ा सा फुटबॉल, खूब बड़ा सा फुटबॉल, 1 मीटर 2 मीटर डायमीटर का आप फुटबॉल बना लीजिए। क्लोज, ये आप बनाइए क्लोज, ठीक है, कॉपर, क्लोज कॉपर स्फीयर, ठीक है। क्लोज कॉपर स्फीयर बना लीजिए। कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर, मेटालिक स्फीयर है, बेस्ट कंडक्टिविटी खूब अच्छा होता है कॉपर का, खूब अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। तो आपको एक फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है, पूरा क्लोज बनाइएगा, पूरा क्लोज बनाना है, उसमें होल नहीं छोड़ना है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूरा क्लोज कंडक्टर बना लीजिए कॉपर का मेटालिक स्फीयर। अब चले जाइए इसके अंदर, आप इसके अंदर जाके बैठ जाइए, ठीक है, खड़े हो जाइए इसके अंदर, क्लोज कॉपर स्फीयर, और ऐसे खड़े हो जाइए, विदाउट शूज, विदाउट स्लीपर, कोई शूज स्लीपर नहीं पहनना है। सीधे जाके आपका पैर जो है वो सीधे कॉपर के जस्ट कांटेक्ट में रहेगा, अंदर जाके खड़े हो जाइए, ठीक, खड़े हो गए। और साइंस का रूल है, अगर अब इसके ऊपर स्फीयर के ऊपर मैं अगर यहाँ पे 10,000 वोल्ट भी इलेक्ट्रिसिटी दे दूं, 10,000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत है यार, 220 वोल्ट तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे घर में, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है 220 वोल्ट ही है, उतने वोल्ट पे ही हम लोग का बॉडी में पूरा एक्साइटेशन, करंट लग जाता है, कई बार डेथ हो जाता है लोगों का। तो 10,000 वोल्ट का इतना हाई पावर का इलेक्ट्रिसिटी आप इस पे सप्लाई कर दीजिए। कितना भी हाई वोल्टेज आप 10,000, 20,000, 50,000 का जितना भी करंट सप्लाई, देखिए कॉपर के ऊपर कॉपर है, आपका पैर एकदम डायरेक्ट कॉपर से टच किया हुआ, आपका बॉडी भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है। आप अंदर रहना है, आप स्फीयर के अंदर चले जाइए और बाहर से इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दीजिए, अंदर कुछ भी नहीं होगा। सारा इलेक्ट्रिसिटी जितना भी आप सप्लाई करिएगा ना, सब इलेक्ट्रिसिटी सरफेस पे फैल जाएगा, सारा इलेक्ट्रिसिटी सरफेस के ऊपर ऐसे फैल जाएगा, अंदर आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, जबकि आपका पैर एकदम डायरेक्ट खुला हुआ है, कॉपर से टच है। तो क्लोज कंडक्टर जो होता है, मेटालिक कंडक्टर, वो साइंस का रूल होता है कि क्लोज मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड अगर हम इसके अंदर चले जाएंगे, इनसाइड द स्फीयर के अंदर जाएंगे, नाउ चार्ज जीरो, अंदर में कोई चार्ज नहीं, अंदर में करंट जीरो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कुछ भी नहीं आएगा, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कुछ नहीं आने वाला है, कोई चार्ज, कोई करंट अंदर में जाएगा नहीं। वो आपका 12th क्लास का स्टार्टिंग में सब रूल है कि क्लोज कंडक्टर रहे, मेटालिक कंडक्टर रहे, स्फीयर टाइप का रहे या एनी शेप का रहे, क्लोज रहना चाहिए। क्लोज कंडक्टर के अंदर अगर आप चले गए एक बार, अब बाहर में कितना भी इलेक्ट्रिसिटी, कितना वोल्टेज का भी इलेक्ट्रिसिटी चला है, आपको कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आप एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। जबकि ये कॉपर से डायरेक्ट आपका पैर कनेक्टेड है, बट कुछ नहीं होने वाला अंदर। उसी तरह इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ जो आपको भागना है, कार की तरफ भागना है, मेटल नहीं देखना है। कार नहीं रहेगा तो रूम की तरफ भागिए, कोई अगल बगल में रूम है, रूम के अंदर जाइए और दरवाजा और जो है खिड़की है, दरवाजा, विंडो, डोर सब बंद करिए तुरंत। कोशिश करना है कि अपने आप को क्लोज स्फीयर में बनाना है आपको। उस केस में आपके बॉडी पे करंट कभी भी नहीं आता, कभी भी। इस केस में जैसे आप, इसलिए मैंने बताया कि आप गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं, बारिश का टाइम है, थंडरस्टॉर्म आ भी रहा है, थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आप ड्राइव करते रहिए, गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है। बस कार को आप क्लोज कार कर दीजिए। अगर ये क्लोज कार रहेगा, क्लोज कार है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे हैं और आप बैठे हुए हैं क्लोज कार में, आप जस्ट गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है।
देखिए क्लोज कार में भी रहेंगे, क्लोज कार जो रहेगा आप विंडो है, डोर है, सब क्लोज कर लीजिए। और थंडरस्टॉर्म अगर आ भी गया, अगर यहाँ थंडरस्टॉर्म टच कर भी गया कार को, कुछ भी नहीं होगा, ना तो कार को कुछ होने वाला है ना आपको कुछ होगा, क्योंकि ये जितना चार्ज है, जो भी चार्ज है, सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और आपका इनसाइड कुछ नहीं होने वाला है। अंदर में जो भी अगर थंडरस्टॉर्म टच कर गया तो अंदर में एक भी करंट नहीं जाएगा, एक भी चार्ज नहीं जाएगा, एक भी फील्ड इनसाइड नहीं जाएगा। तो इसलिए हमेशा जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, बारिश का टाइम है और जैसे आपको थंडरस्टॉर्म लग रहा है कि होने वाला है, सारा डोर तो बंद ही रहता है, विंडो भी चढ़ा लीजिए, विंडो को एकदम लॉक कर दीजिए, ग्लासेस को पूरा एकदम कवर कर लीजिए, एकदम जरा सा भी एकदम मतलब खुला नहीं रहना चाहिए। क्लोज कर लेंगे, क्लोज स्फीयर में गाड़ी चलाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। थंडरस्टॉर्म आ भी गया, गाड़ी पे गिर भी गया, फिर भी कुछ नहीं होगा, सारा चार्ज बाहर की तरफ फैलते हुए निकल जाएगा चार्ज। और इनसाइड जो है, इनसाइड करंट जीरो, कुछ भी इनसाइड नहीं पहुंचने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इनसाइड चार्ज जीरो, अंदर में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये है थंडरस्टॉर्म टच कर भी गया तो भी कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐड आता है टीवी में कि अगर आप खेत में हैं और थंडरस्टॉर्म में फंस गए हैं, थंडरस्टॉर्म में आपको बीचों बीच में है, खेत के बीच में, पेड़ की तरफ नहीं जाना है, पेड़ पे गिरने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, कहीं ट्रांसफार्मर है वहाँ नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक वायर केबल है उससे दूर रहिए आप, पोल जितने हैं उससे दूर रहिए, और रूम खोजिए, अगल बगल में जो रूम है, रूम उसमें जाके आप सेफ हैं, डोर और विंडो बंद कर लीजिए, एकदम सुरक्षित है। रूम पे भी अगर गिरा तो वो क्लोज, एनीथिंग क्लोज रहेगा, वो चार्ज बाहर फैल जाएगा, अंदर एक चार्ज नहीं आने वाला है। और नेक्स्ट अभी ऐड आता है टीवी में कि अगर नहीं भाग पाए, अगल बगल में कुछ नहीं है, आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है और खेत के बीच में ही है, अगर नहीं भाग पाए तो आप वहीं पे बैठ जाइए, वहीं जहां पे हैं, जिस जगह पे है पोजीशन पे, उसी जगह बैठ जाइए, खड़ा मत रहिए, उस जगह बैठ जाइए, बैठिएगा। समझ में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट? जैसे ही आप बैठिएगा और बैठ करके हाथ पैर ऐसे मोड़ लीजिए, पूरा मोड़ के बैठ जाइए वहीं पे, आपका बॉडी क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। स्फीयर से ये दूर रहेगा, थंडरस्टॉर्म स्फीयर से दूर रहता है। जैसे स्फेरिकल बॉडी, आप अपने बॉडी को ही स्फीयर बना लीजिए, ठीक है, बैठ जाइए उसी जगह पे। आता है टीवी में ऐड आता है, क्योंकि इस साल भी बिहार में 100+ लोग डेथ कर गया था थंडरस्टॉर्म से, यूपी में भी होता है, ठीक है, न्यूज़ में आता है। तो गवर्नमेंट ने फाइनली ऐड डाल के प्रमोट करना शुरू किया कि अगर आप जहाँ हैं उसी जगह बैठ जाइए, बैठ करके अपने आप को सर्किल बना लीजिए, सर्किल बनाइए, बच जाएंगे उसमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, साइंस है उसके पीछे कि अगर स्फेरिकल बॉडी, क्लोज बॉडी, कोई स्फेरिकल कोई नहीं जरूरी है, जस्ट क्लोज बनाना है, आप क्लोज किसी तरह क्लोज करना है। इस कार है तो बेस्ट है, अंदर जाके बंद करिए, नहीं है तो अगल बगल कोई रूम मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है, नहीं कुछ नहीं ऑप्शन है, वहीं बैठ जाइए, बैठ करके सर्किल बना लीजिए, बॉडी को बैठ करके गोला बनाइए, हाथ पैर एकदम मोड़ लीजिए, जस्ट बच जाएंगे ये। तो ये हम लोगों को पढ़ना था कि ये थंडरस्टॉर्म जनरल नॉलेज का चीज़ें हैं, साइंस तो ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसको रिलेट करिए साइंस से, और कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें कुछ और पॉइंट, 4-5 पॉइंट और है, तो 10 पॉइंट हुआ, 9, 11 और जनरल नॉलेज का है चीज़ें। 11 वो सब क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आईटी मेन में, मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन। तो 11th में ऐसे बातें करेंगे हम लोग। सिंपल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं, खाना खाने के बाद जो पानी पीते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, जिसका pH = 7। pH नया टर्म है, pH 11th क्लास में पढ़ना और बहुत पढ़ना, आने की इक्विलिब्रियम जब मैं पढ़ाऊंगा तो 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, बट एकदम ईजी है, बड़ा आसान सा है, मैं समझाऊंगा आपको। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि मैं आपको ये प्लान कर रहा था कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर रहे थे, जो वाटर हम लोग ग्लास में लेके ड्रिंक करते हैं वो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो प्योर वाटर,
जो पानी हम लोग पीते हैं, जो प्योर वाटर या आरओ वाटर जो यूज कर रहे हैं, वो इसका नेचर न्यूट्रल नेचर होता है। न्यूट्रल नेचर, न्यूट्रल नेचर का मतलब जितना इसके अंदर H+ होता है और उतना ही इसके अंदर OH- होता है। तो H+ और OH- बराबर होगा, एसिड और बेस बराबर होते हैं, तो न्यूट्रल। जानते हैं वाटर, वाटर जो है न्यूट्रल नेचर होता है और इसका pH एग्जैक्टली इक्वल टू 7। इसको pH जो आप देखेंगे तो pH जो है एग्जैक्टली इक्वल टू 7, ये न्यूट्रल का स्केल होता है। pH जो होता है 7 होता है, वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, ये ड्रिंकिंग वाटर है। तो जो हम लोग सब लोग ड्रिंकिंग वाटर, जो वाटर ड्रिंक करते हैं और या कुकिंग करते हैं, वो यही है, न्यूट्रल वाटर। pH 7 होता है। नेक्स्ट, ये एक्चुअली ये जो क्वेश्चन था जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है। आप अगर रेन वाटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो बारिश का जो पानी होता है, तो रेन वाटर जो होता है उसका नेचर होता है एसिड। ठीक है, ये जो पानी हम लोग पी रहे हैं घर में, आरओ या फिल्टर वाटर जो यूज करते हैं आप, वो न्यूट्रल है, वो H+ OH- बराबर होता है, pH एग्जैक्टली इक्वल टू 7, ये जानते हैं हम लोग। बट बारिश होता है, जो रेन वाटर, जो नेचुरल रेन है, नेचुरल जो रेन वाटर होता है, वो क्या न्यूट्रल है? नहीं, एसिडिक है, एसिड रेन। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे हम लोग, और ऐसे जनरल नॉलेज में भी हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे। हम लोग के टीचर भी आके बताया करते थे कि एसिड रेन, जिसके चलते जो ताजमहल है, जो वाइट जो मार्बल हुआ करता था, एकदम मिल्की वाइट, अब ताजमहल का कलर लाइट येलो, थोड़ा हल्का हल्का येलो आ गया है ड्यू टू द एसिड रेन। बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये है जो ड्रिंकिंग वाटर, वो न्यूट्रल होता है। और नेक्स्ट एसिडिक रेन वाटर। अब देखिए रेन वाटर का पीछे रीजन जो है, आप देखिए इंडस्ट्री, ठीक है, कोई भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मैं मान लीजिए कि ये कुछ मैंने ऐसे जस्ट इंडस्ट्रियल ऐसे बताया, मीडियम स्केल का इंडस्ट्री है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्री के अंदर इसको तो साइंस में बोला जाता है कि H2SO4, जो H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिकल भी बोल सकते हैं। ये H2SO4 को हम लोग साइंस में बोलते ही हैं कि ये किंग ऑफ केमिकल। वो पूरे केमिकल का सबसे मतलब जो मोस्ट यूज होने वाला केमिकल जो है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो H2SO4। इवन H2SO4 का कंजम्पशन जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ कंट्री का एक स्केल माना जाता है। तो कोई कंट्री कितना डेवलप हो रहा है, कितना उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो डिपेंड करता है कंजम्पशन ऑफ H2SO4। मतलब H2SO4 साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंडस्ट्री में ये केमिकल है। हर इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, सब इंडस्ट्री में H2SO4 यूज होता है। ये किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। और जब H2SO4 को यूज करेंगे तो हर इंडस्ट्री, जितना इंडस्ट्री है सब में, सबका जो चिमनी रहता है, वो चिमनी के रास्ते से ये एटमॉस्फेयर में SO2 गैस, सब में SO2 गैस ऐसे इंटर कर जाता है। ये SO2 गैस ये हुआ, ठीक है। और जितना इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री में जितना भी इंडस्ट्री देखते हैं, सब में कहीं ना कहीं तो होता है कि कंबसन होना ही है। फ्यूल यूज किया जाता है, कोयला यूज करते हैं, या आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन किसी भी फॉर्म में फ्यूल यूज करते हैं, लकड़ी के फॉर्म में। तो हर इंडस्ट्री में से ये पोल्यूशन के फॉर्म में ये CO2 गैस निकलना ही निकलना है। तो ये CO2 गैस जो है वो निकलेगा, SO2 गैस निकलता है इंडस्ट्री से। तो ये सब वेस्टेज है। कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी रहता है तो देखते हैं ऊपर में चिमनी रहेगा, उसमें से हमेशा धुआं निकलते रहेगा। कहीं SO2 निकल रहा है, कहीं CO2 निकल रहा है, बट निकलते रहता है। ये सब लोग जानते हैं, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ये बातें तो 9th-10th का ही हो गया बातें। अब बारिश हुआ, ठीक है, अब बारिश हुआ, यहाँ से रेन हुआ, नेचुरल रेन। तो जब बारिश होना शुरू हुआ, ठीक है, तो ये रेन आना शुरू हुआ ऐसा, ठीक है। तो बारिश होते ही देखिए ऐसा, तो ये जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर जो हुआ,
वो रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में ये CO2, SO2, NO2 बहुत सारे गैस जो है वो घूम रहे हैं। अब जैसे ही बारिश आया, बारिश पड़ते ही ये CO2 से इसने रिएक्ट कर लिया और रिएक्ट करके यहाँ बना दिया इसने, जब CO2 से रिएक्शन किया H2CO3 बना लिया, H2CO3। नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेक कर सकते हैं। नाउ SO2 से रिएक्शन किया और SO2 से रिएक्शन कर करके यहाँ पे बना लिया H2 और SO3 ऐसे। तो जो बारिश जो अर्थ पे गिरेगा, जो रेन वाटर है और जो बारिश का पानी जो अर्थ पे गिरेगा, तो उसमें देखिए इस रेन वाटर में अब ये वाटर है, वाटर के साथ साथ H2CO3, H2SO3 बहुत सारा जो केमिकल है उस बारिश में घुल करके नीचे आना शुरू कर जाएगा। ये है नीचे की तरफ आ रहा है। और अब जानते हैं इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड, यहाँ पे वाटर है तो सब मिक्स करके ऐसे नीचे आएगा। तो इसलिए आप बोलते हैं कि रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक होता है, ये एसिड रेन, उसमें एसिडिक नेचर होता है। कहाँ से एसिड आ गया? तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इंडस्ट्री में H2SO4 यूज किया जाता है, कार्बन कंबसन होता है फ्यूल का, तो CO2 गैस आ गया, SO2 गैस आ गया, बहुत सारा गैस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड एयर में घूम रहे हैं और वही नॉन मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर करके यहाँ पे आप एसिड, ये H2CO3, H2SO3 वाटर के साथ मिक्स करके ये एसिड रेन, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, एसिड रेन। और आप जानते हैं ये इतना छोटा चीज़ें तो 9th क्लास में भी पढ़ते हैं, और डिटेल में हम लोग एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, एसिड रेन, ठीक है। तो रेन वाटर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। इसका pH लेस देन 7, एग्जैक्टली 5.6, जनरल नॉलेज, एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेन वाटर। तो रेन वाटर होता है एसिडिक नेचर, इसका pH जो होता है लेस देन 7, एग्जैक्टली pH क्या होता है? तो pH जो होता है रेन वाटर का 5.6, एग्जैक्टली 5.6 रेन वाटर। तो रेन वाटर जो है वो एसिडिक है, उसमें H2CO3, H2SO3 एंड वाटर, ये तीनों का मिक्सचर होता है और ये एसिडिक नेचर होगा, ठीक। जानते हैं इससे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में ये पूछा जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर न्यूट्रल, नॉर्मल वाटर न्यूट्रल, रेन वाटर एसिडिक। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, H2SO4 इज किंग ऑफ केमिस्ट्री, किंग ऑफ केमिकल, हर इंडस्ट्री में यूज होता है, H2SO4। जितना ज़्यादा H2SO4 कंज्यूम कर रहा है, जो कंट्री जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, उसका मतलब उस कंट्री में उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें डेवलपमेंट खूब ज़्यादा हो रहा है। ये एक स्केल में आता है, कंजम्पशन ऑफ H2SO4 प्रोपोर्शनल टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये इस किंग ऑफ केमिस्ट्री हर इंडस्ट्री में यूज होता है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, हर इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में ये आ जाते हैं SO2 गैस, CO2 गैस, जो कि रेन वाटर के साथ मिक्स करके नीचे आएंगे और ये रेन वाटर को एसिडिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो ठीक है, एसिडिक है, pH भी कितना होता है? 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उससे भी अच्छा क्वेश्चन कि रेन विथ थंडरस्टॉर्म, रेन विथ थंडरस्टॉर्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हर पेपर में आया हुआ, हर पेपर में 13 पॉइंट, रेन विथ थंडरस्टॉर्म। समझिए यहाँ पे अगर बारिश हो रहा है और बारिश में यहाँ पे थंडरस्टॉर्म भी खूब तेज आ गए, ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का है, ये इलेक्ट्रिक आर्क भी आया, बारिश होते समय बारिश भी हो रहा है और होता है, देखते हैं कई बार तो एकदम नॉर्मल बारिश हो रहा है, सिंपल आसमान एकदम क्लीन है, हल्का हल्का धीरे धीरे बारिश हो रहा है, और कई बार होता है कि आंधी है, बारिश भी है और थंडरस्टॉर्म भी आ गया, खूब आंधी तूफान के साथ। देखिएगा बिजली, मतलब थंडरस्टॉर्म हो रहा है, बिजली एकदम कड़कड़ाते हुए नीचे गिर रहा है, तो उस केस में वो वाला वाटर देखिए, समझिए उस केस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर का रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके यहाँ NO गैस बनाएगा, 2 मोल्स ऑफ द NO, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है। ये NO जो है फर्दर रिएक्ट कर लेता है, फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और फर्दर रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ द NO2 बना देगा। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, +4 है,
ये +4। और जब बारिश का पानी इसके ऊपर गिरेगा, क्योंकि बारिश हो रहा है, रेन का वाटर जो है इसके ऊपर गिरा, देखिए कुछ और एक्स्ट्रा रिएक्शन हो रहा है, आ चुका है सब पेपर में है। तो जनरल नॉलेज देखते हैं हमेशा है आप बारिश होते हुए, थंडरस्टॉर्म होते हुए देखते रहते हैं। बट अब यहाँ पे देखिए बारिश हो रहा है और बारिश के साथ साथ ये थंडरस्टॉर्म हुआ, और उस केस में देखिए इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा। देखिए ध्यान से, वाटर अटैक करेगा। रूल क्या पढ़ते हैं, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ हल्का सा चेंज होने वाला है, बट फाइनली नो चेंज ही दिखेगा आपको। इसके ऊपर जैसे ये वाटर को अटैक करेंगे, वाटर अटैक करते ही ये HOH, इस पे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा HNO3 और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा HNO2। यहाँ HNO2 यहाँ देखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +5 और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +3 है। रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन है, आप चेक कर लीजिए। ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 5 + 3 8 और यहाँ 4 × 2 8 एकदम सेम। तो फाइनली नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी दिखता है, बट 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा और दोनों प्रोडक्ट जो है बारिश के पानी के साथ ऐसे मिल करके ऐसे नीचे आना शुरू कर जाएगा। और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 आप जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब बारिश हो रहा है और बारिश के साथ स्पेशली थंडर स्टॉर्म जब हो गया, तो अब तब समझना है कि 2 नए एसिड आपको फॉर्मेशन शुरू हो गया। बल्कि इसको कलर में रेड कर लेता हूं। ये रेन वाटर, पानी ऊपर से गिर रहा है और यहाँ बन गया HNO3, ये एक्स्ट्रा आया +5 और ये है HNO2। और आप जानते हैं HNO2 और HNO3, ये HNO3 तो स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड ये तो 2 पहले से थे ही, वाटर है, ये लोग, ये एसिड ये पहले से था, 2 नया एसिड आने लगा। तो बारिश का जब हुआ, बारिश होते समय जब थंडरस्टॉर्म हुआ, तो थंडरस्टॉर्म में एक एक्स्ट्रा रिएक्शन शुरू हुआ। यहाँ पे रेन एयर में ये एक्स्ट्रा रिएक्शन आ गया और एक्स्ट्रा रिएक्शन के चलते 2 नए एसिड का फॉर्मेशन हुआ। और 2 नए एसिड जब फॉर्मेशन हुआ तो रेन वाटर इन थंडरस्टॉर्म मोर एसिडिक नेचर। बारिश का जो पानी हुआ, थंडरस्टॉर्म, अगर बारिश हो रहा है और थंडरस्टॉर्म दिखा तो उस समय समझना है कि मोर एसिडिक हो जाएगा। क्यों मोर एसिडिक हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा 2 नए एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मोर एसिडिक का मतलब लेस पीएच। हर पेपर में पूछा हुआ, मेडिकल में, चाहे IT मेन में, हर जगह पूछा हुआ। और एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। पानी आप पीते हैं वो अलग है, न्यूट्रल। बारिश हो रहा है वो अलग है। बारिश होते समय पता चला थंडरस्टॉर्म, आंधी तूफान और जैसे बिजली कड़कना शुरू हो गई, वो अलग क्वेश्चन हो गया। मैकेनिज्म समझ सकते हैं आप सब कि ये तो कॉमन है ही, बारिश का समय ये तो रहेगा ही। बट थंडरस्टॉर्म आते ही ये एक एक्स्ट्रा रेड कलर का रिएक्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो रिएक्ट करके HNO3 और HNO2, वाटर गिर रहा है और ऐसा प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि रेन वाटर इन थंडरस्टॉर्म इज मोर एसिडिक देन, ये रेन वाटर इन थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म मोर एसिडिक और ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस पीएच कंपेयर टू द रेन वाटर without storm। सब क्वेश्चन है और है जनरल नॉलेज का। साइंस को रिलेट करिए, अपने सराउंडिंग जो देखते हैं उससे रिलेट करिए। मेरे घर पे गार्डन है, सब लोग का हॉबी है गार्डनिंग। बहुत सारी हॉबी है, हर लोग का अपना अलग अलग हॉबी भी है, बट एक कॉमन हॉबी है गार्डनिंग। बहुत सारे प्लांट हैं, 1000 से ऊपर प्लांट है मेरे घर में, और डिफरेंट टाइप, मतलब रेयर एंड रेयर प्लांट का भी कैटेगरी मेरे यहाँ है, ठीक है, एकदम डिफरेंट प्लांट।
जो बहुत रेयर है वो भी प्लांट मेरे यहाँ रखा हुआ है। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही बारिश होता है, क्योंकि हम लोग गार्डनिंग करते हैं, प्लांट लगाते हैं, और प्लांट लगाते हैं तो नए प्लांट्स भी आता है, ठीक है, और पुराने प्लांट्स को भी हम लोग रिपोर्टिंग करना होता है। तो जितने रिपोर्टिंग का टाइम होता है, जैसे रिपोर्टिंग है, अब गमला छोटा हो गया, प्लांट बड़ा हो गया, तो उसको 2 साल 3 साल पे प्लांट को चेंज करना, और हजारों है तो समझिए डेली कुछ ना कुछ 4-5 प्लांट को डेली रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो रिपोर्टिंग का टाइम कब होता है? बारिश का टाइम, बारिश का टाइम होता है, ठीक है। बारिश का जो महीना होता है, अगस्त हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, ये 2-3 महीने जो बारिश का, जुलाई करें, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इसी महीने में हम लोग सारा काम, जितना गार्डनिंग में नए प्लांट्स को ग्रो करना है, लाना है, रिपोर्टिंग करना है, कटिंग करना है, रूट को हटाना है, सब, तो सारा काम यही 3 महीने में 4 महीने में करते हैं, क्योंकि बारिश का टाइम जो होता है। और बारिश जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही बारिश शुरू होता है घर पे, तो हर छत पे ढेर सारा बाल्टी हम लोग लगा देते हैं। छत पे पूरा बाल्टी एकदम पूरा भर जाएगा बाल्टी से, और हम लोग कोशिश करते हैं पूरा रेन वाटर जो है एकदम पूरा बाल्टी भर जाए, कलेक्ट हो जाए। तो एक बार जब रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है तो एक हफ्ते तक पानी वही चलते रहेगा। रेन वाटर जो है उसके अंदर रहता है नाइट्रोजन रिच, और नाइट्रोजन रिच है। अब प्लांट को क्या चाहिए? नाइट्रोजन। प्लांट में फर्टिलाइजर लोग डालता है ना, यूरिया किस लिए डाला जाता है? क्योंकि नाइट्रोजन रिच होता है, ठीक है। हम लोग फर्टिलाइजर नहीं डालते, फर्टिलाइजर हम लोग अपने घर के गार्डनिंग में फर्टिलाइजर एक भी नहीं यूज करते हैं। बट जब भी बारिश का टाइम है तो बारिश में एक तो नेचुरल रेन वाटर मिल जाए तो बेस्ट है, खूब बढ़िया है। वो तो मिलता ही है, 3-4 महीने मिलता है। बाद में जैसे ब्रेक हो गया, एक बार रेन हुआ फिर 1 हफ्ते तक नहीं हुआ, तो हम लोग जैसे ही बारिश हुआ तो सारा छत पे बाल्टी, सब बाल्टी, बड़ा बड़ा टब है, सब लगा दिया जाएगा कि सब बारिश का पानी उसमें कलेक्ट हो जाए। और वो बारिश का पानी जब कलेक्ट हो जाएगा उसको हम लोग पैक कर देते हैं। पैक करके 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, जब तक ज़रूरत है उसको डालते रहते हैं। और रिपोर्टिंग भी करते हैं, नए प्लांट भी लाते हैं। नए प्लांट को तो इस वाटर टैप ड्रिंकिंग वाटर से नहीं लगाते, वही बारिश का पानी रहता है, उसी पानी से लगा देंगे, प्लांट कभी भी नहीं मरता। तो ये सब चीजें जब आप करेंगे घर पे तो सब साइंस सब सामने दिखेगा कि अरे जो हम लोग पढ़ते थे वही चीज तो है कि रेन वाटर कंटेंट नाइट्रोजन रिच कंपाउंड, तो HNO2, HNO3 और ऐसे भी रहता है। मान लीजिए थंडरस्टॉर्म नहीं भी आया फिर भी रेन वाटर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में यहाँ भी NO2 आता है, एयर में तो है ही NO2 थोड़ा मोड़ा है। हाँ, थंडरस्टॉर्म आ जाता है तो उस केस में ज्यादा मिलने लगता है, कुछ ज्यादा हो जाएगा। और वो वाटर जो है अगर हम लोग ये कलेक्ट कर लेते हैं, ये वाटर जो है इस रेन वाटर से अगर आप प्लांट लगाएंगे, कोई भी प्लांट नहीं मर सकता। जनरली ऐसे लगाएंगे तो ऐसे प्लांट में 50% चांसेस हो जाएगी, 50% चांसेस है कि वो खराब हो जाए। उसको भी बचाने का हम लोग के हाथ से नहीं मरता। हम लोग के हाथ से प्लांट कोई लगा दिए तो उस तरीका होता है कि उसको जस्ट छाया में रखते हैं, 1 हफ्ते तक रखते हैं कि धूप ना लगे, 1 हफ्ते तक उसको स्टेबिलिटी देखते हैं कि स्टेबल हो गया कि नहीं हुआ तो फ्रिज का पानी भी डालते हैं, ठंडा पानी डालते हैं कि किसी तरह वो बचा लेते हैं। 1 हफ्ते बाद जब प्लांट स्टेबल हो गया, वो सही हो गया, फिर ऊपर गमला में ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, छत पे धूप चाहिए उसको, ठीक है। बट बारिश के टाइम में होता है कि बारिश के टाइम में ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, सब सीधे प्लांट लगाइए, छत पे रख दीजिए, हो गया। रेन वाटर अगर मिल गया, रेन वाटर डाल दिए, एक भी प्लांट नहीं मरता, कभी भी प्लांट मर ही नहीं सकता रेन वाटर से। इतना मतलब ये बहुत मतलब बेस्ट माना जाता है। मेरे यहाँ तो खूब कलेक्ट होता है कि रेन वाटर, एक बार बारिश हुआ तो महीनों तक के लिए कलेक्शन करते हैं। बारिश नहीं भी होगा 1 महीने तक तो हमारा रहता है पानी, उसी पानी से रिपोर्टिंग या जो है नए प्लांट्स को लाना है, या कोई प्लांट लग रहा है खराब हो रहा है तो उसमें वही पानी डालते हैं, एकदम सही हो जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन रिच वाटर होता है, एसिडिक रेन होता है। तो ये हम लोग को पढ़ना था, ड्रिंकिंग वाटर है, और अगर बारिश हो रहा है तो उस समय जो वाटर हुआ रेन वाटर एसिडिक है, और अगर बारिश के समय थंडरस्टॉर्म आ गया और ज़्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन आगे भी पढ़ेंगे। और एक और पढ़ेंगे, जब वाटर आप पढ़ रहे हैं रेन वाटर, तो एक और नया कॉन्सेप्ट सीखना है, वो बहुत कम यूज होता है बट है, आपको जानना है। आप नहीं सुने होंगे बट अभी सीख सकते हैं आज से आप। आर्टिफिशियल रेन भी होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल रेन भी होता है, आर्टिफिशियल रेन भी होता है, ठीक है। एक तो नेचुरल रेन है जो आप फील करते हैं, बचपन से देख रहे हैं, ठीक है। एक होता आर्टिफिशियल रेन भी, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन, कई लोग सोचते हैं कि अरे आर्टिफिशियल रेन हो जाए तब तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए,
सारा खेती बाड़ी का सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमेशा पानी अवेलेबल रहेगा? नहीं, इतना इजी नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आर्टिफिशियल रेन कहाँ कराया जाता है? तो आर्टिफिशियल रेन जो होता है कभी कभी वेरी रेयर है, वो ऐसे कोशिश करते हैं कि नहीं हो, बट बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में, ठीक है। तो ये वाटर का मान लीजिए स्टोरेज है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन कभी कभी न्यूज में सुनने को आता है, एक दो बार मैंने न्यूज में सुना था कि ऐसा होने वाला है, बट जरूरत नहीं पड़ता है, कोशिश करना होता है कि नहीं जरूरत पड़े। डैम सिस्टम में, डैम वाटर रिजर्वायर जो है, जैसे बॉम्बे को वाटर कहाँ से सप्लाई होता है? तो बॉम्बे पूना हाईवे में वाटर का रिजर्वायर है, डैम बना हुआ है, वहाँ पानी का जो है वो लेवल रहता है, ठीक है। तो डैम में वाटर स्टोरेज रहता है और वहाँ से फिल्टर करके पूरा शहर, पूरा बॉम्बे को सप्लाई किया जाता है सालों भर, ठीक है। बॉम्बे का खुद का वाटर सिस्टम तो है नहीं, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, सॉल्टी है, वाटर है, वो ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो वो जो बॉम्बे पूना हाईवे के बीच बीच में कई रिजर्वायर बनाया हुआ है, जिसमें डैम है, नेचुरल डैम है, बारिश का पानी कलेक्ट हो जाएगा और जस्ट वो धीरे धीरे आपको पूरे साल भर सप्लाई होते रहता है फिल्टर कर करके। बारिश वाला पानी तो ड्रिंक कर सकते हैं, उसको फिल्टर किया जा सकता है, ठीक है। समुद्र का पानी भी फिल्टर करता है, कई कंट्री तो करता है, बट बड़ा कॉस्टली होता है। तो न्यूज मैं देख रहा था, न्यूज में जैसे कि मई है, जून है, जुलाई का महीना है, तो मई के महीने में अब ये डैम का वाटर पीक गर्मी होता है, तो डैम का लेवल जो होगा घटने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि ये लेवल है, डैम का लेवल है, जैसा 50 फीट का डैम है, 50 फीट डीप है, तो घटते जाएगा, घट करके एकदम 10 फीट पे आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूज में आने लगता है कि अब जो बॉम्बे को सप्लाई करने के लिए सिर्फ 10 दिन का पानी बचा हुआ, 10 दिन तक का ही स्टॉक है, 10 दिन तक का ही ये पानी का स्टॉक है। 10 दिन तक पानी, अगर बारिश हो गया, डैम का लेवल बढ़ा, बारिश नेचुरल वाटर हुआ, बारिश लेवल बढ़ेगा, ठीक हो जाएगा। नहीं बारिश हुआ तो 10 दिन का, सिर्फ 10 दिन के बाद फिर डैम खाली हो जाएगा, ठीक है। तो लोग वेट करते रहते हैं कि 10 दिन के अंदर बारिश हो जाए। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करता है कि जैसे बॉम्बे में पानी का शॉर्टेज होगा तो सबसे पहले स्विमिंग पूल बंद कर देगा, कि स्विमिंग पूल बंद करिए, क्लब्स को बंद करिए, क्योंकि वाटर का शॉर्टेज है। तो धीरे धीरे इसमें जो है कंट्रोल करना शुरू कर देता है, कई सप्लाई को हाफ कर देगा, क्योंकि जीरो होने से बेटर है कम से कम कंजम्पशन हो। अब उसके बाद धीरे धीरे एक बार देख रहा था टीवी पे कि अब 1 हफ्ते का बचा, अब 5 दिन का बचा, बारिश हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो अब 2 दिन का बचा, 2 दिन बाद पूरा डैम सूख जाएगा, एकदम उतना ही पानी बचा हुआ। तो एकदम जब क्रिटिकल केस हो जाता है तब लोग प्लान करते हैं, तब सब प्लानिंग शुरू हुआ, ठीक है। देखिए ये है क्लाउड, जस्ट आसमान में ये क्लाउड, बादल तो दिखता है, अभी भी छत पे जाएंगे तो बादल घूमते हुए दिखेगा। बादल क्या है? तो वो वाटर वेपर है। क्लाउड क्या होता है? तो क्लाउड होता है वाटर वेपर। वो तो अभी भी दिखेगा, अभी भी जाइए छत पे जाके, छत के ऊपर से देखिएगा पूरा क्लाउड बादल घूम रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं लोग? आर्टिफिशियल रेन का जब टीवी पे न्यूज़ आने लगता है कि अब तो 2 दिन का बचा है, 2 दिन के बाद तो पूरा डैम खाली हो जाएगा, बॉम्बे को कैसे पानी सप्लाई होगा? या तो वेट करिए नेचुरल वाटर का कि जल्दी से बारिश हो जाए 2 दिन के अंदर, और नहीं होता है, अगर 2 दिन में नहीं हुआ, ये 1 हफ्ते तक प्लान कहीं दिख ही नहीं रहा है बारिश होने का, क्योंकि वो लोग भी कैलकुलेट कर लेते हैं प्रेशर डिफरेंस देख करके कि कब बारिश होने का, जस्ट होता ना न्यूज फोरकास्टिंग करना कि हाँ बारिश, रेन फोरकास्ट करना कि कब होगा। तो जब नहीं लगता है, एकदम लगता है क्रिटिकल कि अब नहीं होगा, 1 हफ्ते तक बारिश दिख नहीं रहा और पानी का शॉर्टेज है, उस केस में यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है। यहाँ से सिल्वर आयोडाइड का बॉल होता है, ठीक है, बॉल, सिल्वर आयोडाइड का बहुत सारा ऐसे बॉल रहता है। कई तरीका है, पुराना मेथड तो ये था कि सिल्वर आयोडाइड के बॉल को जो है वो फायर करते हैं, वो आसमान में कोई बादल चेक करके और उस पर फायर करते हैं सिल्वर आयोडाइड। ये बॉल जैसे ही सिल्वर आयोडाइड का बॉल जो होता है वो फायर करेंगे, ठीक है, वो फायर करते ही यहाँ पे जाते ही इसके वेपर प्रेशर को तोड़ देगा। नया मेथड होता है कि अब फायरिंग नहीं होता, अब जस्ट प्लेन के थ्रू, प्लेन से गया, ऊपर से प्लेन गुजरेगा, सिल्वर आयोडाइड का बॉल ऐसे छोड़ देगा, ठीक, सॉरी, ऊपर से ऐसे बॉल ऐसे गिराएगा, बॉल ब्लास्ट हो जाता है,
ठीक है। और जैसे ही बॉल आएगा और ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होते ही ये ब्रेक कर देगा। ये सिल्वर आयोडाइड का जो बॉल होता है, फायरिंग करते हैं, उस बॉल जो होता है इसके वाटर के वेपर प्रेशर को डाउन कर देगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो 12th क्लास का टॉपिक है, बट अभी यहाँ जनरल नॉलेज ये सीखना है कि ये जैसे ही यहाँ पे टूटा और ये बादल जो होता है पूरा फट जाएगा, ठीक है, और फट करके यहाँ पे पानी ऐसा जस्ट गिर जाएगा ऐसे वाटर। ये वाटर जो हुआ, और ये इसको बोलते हैं साइंस में आर्टिफिशियल रेन। सो आर्टिफिशियल रेन भी कराया जाता है, और ये डैम सिस्टम के लिए पूरा बादल फटेगा और बादल फट करके ऐसे नीचे नीचे गिरेगा, नीचे गिर करके डैम के लेवल को बढ़ा देगा। कई लोग बोलते हैं कि सर ये तो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, ये खेती में क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि बहुत सारे एरिया है जहाँ पे किसान को पानी ही नहीं मिल पाता है, खेत जब सूख जाता है और पानी के बिना खेती नहीं हो पाता है। तो ये तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि देखें क्लाउड को भर दें, पानी गिरा दें। नहीं पॉसिबल है, ये कभी नहीं करना है। मैंने क्या बोला, हिंदी में बोलिए, हिंदी में, कि बादल फटना, बॉल को फायर करके आर्टिफिशियल रेन करा के बादल को फाड़ देना। आप समझ रहे हैं? बादल फटना याद आ रहा है आपको? केदारनाथ इंसिडेंट, बादल जब फटा था तो बादल फटना वेरी डेंजरस। बारिश होता है, जैसे बारिश होता है, बारिश है तो छत पे आप खड़े हो जाएंगे, छत पे खड़े होके बारिश में नहाते हैं थे बचपन में। तो बारिश जो रेन ड्रॉप होता था, रेन ड्रॉप का इंटेंसिटी वेरी लो, हम लोग खड़े होके एकदम एंजॉय करते थे, बारिश एकदम डॉट ड्रॉप करके हाथ पे गिरता था, हम लोगों को कुछ नहीं फील होता था, कहीं चोट लगता था नहीं। बट अगर ये बादल फटा और यहाँ कोई खड़ा रहा आदमी, तो बादल फटने का मतलब होता है सडन पूरा पानी एक बार धड़ाम से गिरेगा। रेन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा तो उसका इंटेंसिटी एकदम कम। बट अगर ये बादल फटा और एक जगह धड़ाम से गिरेगा तो यहाँ नीचे जो कुछ रहेगा सब चीज दबा देगा एकदम वेरी हाई इंटेंसिटी में। तो ये एग्रीकल्चर में नहीं, एग्रीकल्चर में कोशिश करेंगे लोग धड़ाम से गिरेगा, उस जगह के खेत को एकदम गड्ढा कर देगा और वहां से वाटर लाइन बना के फ्लो करेगा और नदी का रूप ले लेगा। उस रास्ते में जो कोई पेड़ पौधा जो आएगा सबको उखाड़ते हुए चला जाएगा। तो बादल फटना इज वेरी डेंजरस, जो कि केदारनाथ में हुआ था। बादल फटा, पूरा उसका मैप ही चेंज हो गया, रूट ही चेंज कर गया, ठीक है। तो बादल फटना का मतलब सडन हाई एकदम इंटेंसिटी का वाटर ड्रॉप एक जगह गिरना और गिर करके एकदम रूट बना लेना, नदी का रूप ले लेना, और रास्ते में जो कुछ आए उसको सबको बहाते हुए चले जाना। तो बादल फटना, ये सब सिचुएशन जस्ट सिर्फ डैम के लिए होता है कि डैम है, डैम में चारों तरफ बिग बिग बाउंड्री है कि बादल गिरा भी और पानी एकदम खूब तेज गिरा तो कहीं पानी जा नहीं पाएगा, चारों तरफ से बाउंड्री है, बस पानी रुका रहेगा। तो वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए ये सब किया जाता है। ये आर्टिफिशियल रेन है और इसका नेचर और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जो आप, एक तो ड्रिंकिंग वाटर, दूसरा है रेन वाटर, तीसरा है आपने पढ़ा कि रेन वाटर इन थंडरस्टॉर्म, उससे भी ज़्यादा पावरफुल ये हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल रेन मोर एसिडिक नेचर। due to presence of HI in water, क्योंकि आयोडाइड है ना, आयोडाइड HEI है, इसके बॉल जब गिरेगा तो नीचे में वाटर के साथ HI मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर हो जाएगा और इसका pH अगेन लेस देन 7, बट फिल्टर करके ड्रिंकिंग के लिए बना लिया जाता है। तो ये pH लेस देन 7 है। और आपको यहाँ बता दूं मैं, साइंस में एसिडिक नेचर आपको जानना चाहिए और पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। साइंस में सबसे पावरफुल एसिड जो होता है HClO4 होता है, और उसके बाद सेकेंड नंबर एसिड जो होता है HI है। HI जो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री, पूरे केमिस्ट्री का दूसरे नंबर पे सबसे पावरफुल एसिड है। इसलिए अगर इस पानी जो वाटर आएगा आर्टिफिशियल रेन में, उसमें आयोडाइड आ जाएगा और वाटर से रिएक्ट करके HI बना लेता है। और HI के बारे में आपको मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ। HI जो है वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड।
नंबर 1 सबसे पावरफुल एसिड है पूरे साइंस का HClO4। नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, यही जानना था और बहुत सारी चीजें जनरल नॉलेज का है और वो सीखना है आपको, साइंस को रिलेट करना है।